आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी। बयान 29वां। जिस समय रणबीर सिंह ने चौंक कर पीछे की तरफ देखा और उस सरदार पर निगाह पड़ी जो वहां के रहने वालों का मालिक था, तो उनका क्रोध चौगुना बढ़ गया। यद्यपि यह ऐसा मौका था कि देखने के साथ ही रणबीर सिंह उससे डर जाते, मगर नहीं, डर के बदले में क्रोध से उनकी भुजा फड़क उठी, क्योंकि उनका प्यारा बाप, जो ना मालूम कितने दिनों से दुख भोग रहा था, कैदियों की तरह बेबस उनके सामने मौजूद था, और जिसने उनके बाप को कैद कर रखा था और हर तरह का दुख दिया था, उसने भी माफी मांगने के बदले में धमकी की आवाज दी थी। इसमें रणबीर सिंह ने जितनी तेजी और फुर्ती दिखाई, उससे ज्यादा कोई आदमी दिखा नहीं सकता था। उनके दिल में क्रोध के साथ इस ख्याल ने भी तुरंत जगह पकड़ ली कि कहीं ये सरदार इस जंगले वाली कोठरी का दरवाजा बाहर से बंद करके मेरे पिता की तरह मुझे भी बेबस और मजबूर न कर दे। अस्तु रणबीर सिंह बिजली की तरह लपक कर कोठरी के बाहर निकल आए, और आते ही उन्होंने उस सरदार के गले में हाथ डाल दिया। यद्यपि वह सरदार ताकतवर और बहादुर था, मगर इस समय रणबीर सिंह के सामने उसके बल कौशल ने उसका कोई साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि वे म्यान से तलवार भी नहीं निकाल पाया। उसने कुश्ती के ढंग पर दांव पेंच करना चाहा, परंतु रणबीर ने उसका भी जवाब देकर उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर ऐसा दबाया और एक दफे कूदे कि उसकी तमाम पसलियां कड़ा कर टूट गई, और उसने अपनी जिंदगी की आखिरी निगाह रणबीर पर डालकर आंखें उलट दी। उसके मुंह से खून का सोता सा बह चला और वह फिर ना उठा। 2-4 दफे सांस लेने के बाद उसकी आत्मा ने यमालय की तरफ प्रस्थान किया। रणबीर सिंह उसकी छाती पर से उतरे और उसे अच्छी तरह देखने और जांचने के बाद पुनः जंगले के अंदर जाकर अपने बाप के पास पहुंचे, जिनके मुंह से 2 दफे शाबाश शाबाश मेरे बेटे की आवाज निकल चुकी थी। हथकड़ी और बेड़ी खोलने के बाद वे बोले, अब विलंब ना कीजिए, उठिए और मेरे साथ इस मकान के बाहर निकल चलिए पिताजी। जरा देर रुक कर रणबीर सिंह ने पहले यही बात सोची, किस राह से बाहर निकलना चाहिए। जिस राह से वे आए हैं उस राह से, या जिस राह से ये सरदार आया था उस राह से निकल चलना चाहिए। पर अंत में उन्होंने यही निश्चय किया, जिस राह से हम आए हैं उसी राह से निकल चलने में सुविधा होगा। रणबीर सिंह अपने पिता को लिए हुए कोठरी के बाहर निकले और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ना ही चाहते थे कि पीछे से आवाज आई, नहीं नहीं, आप इधर से आइए। रणबीर सिंह ने फिर कर देखा। उसी बूढ़ी औरत पर निगाह पड़ी जिसके नाम की चिट्ठी वे लाए थे, जो यहाँ के मंदिर की पुजारिन थी, और जिसके साथ इस समय एक नौजवान भी था। रणबीर सिंह उस नौजवान को देखकर हिचके, मगर बुढ़िया ने उनके दिल का विचार समझकर तुरंत कहा, आप इसकी तरफ से कुछ चिंता न कीजिए, ये मेरा लड़का है, और उस चिट्ठी में जो आप लाए थे इसी लड़के के बारे में इशारा किया हुआ था। रणबीर, हाँ अच्छा, हाँ ये तुम्हारा लड़का है। बुढ़िया, जी हाँ, मेरा लड़का यही है। रणबीर, तो जिस समय मैंने पहले इसे देखा था उसी समय मेरे दिल ने गवाही दी थी कि जवान बहुत नेक और धर्मात्मा जान पड़ता है, परंतु ना जाने ऐसे दुष्टों पुरुषों का साथ क्यों दे रहा है। नौजवान, देखिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसका हाल भी आपको मालूम हो जाएगा, परंतु इस समय आप विलंब नहीं कीजिए और हम लोगों के पीछे पीछे चले आइए। हाँ, पहले मुझे एक काम कर लेने दीजिए। इतना कहकर वह नौजवान सीढ़ी चढ़कर उस कोठरी में चला गया जिसमें रणबीर सिंह ने अपना आसन जमाया था, और भीतर से उस कोठरी को और उसके बाद वाली दूसरी कोठरी को भी अच्छी तरह बंद करता हुआ नीचे उतरकर फिर बोला, हाँ अब आप लोग चले आइए। आगे आके वह नौजवान, उसके पीछे बूढ़ी औरत, फिर रणबीर सिंह के पिता, और सबके पीछे रणबीर सिंह वहां से रवाना हुए। चौखट पार हो जाने पर उन्होंने उस रास्ते को एक सुरंग की तरह पाया, जिसके खत्म होने के बाद सीढ़ी की राह से ऊपर चढ़ना पड़ता था। वे लोग जब उस राह से बाहर निकले तो अपने को मकान के अंत में पश्चिम तरफ की मामूली कोठी के दरवाजे पर पाया। उसमें रणबीर सिंह ने नौजवान से पूछा, अब तुम्हारी क्या राय है। नौजवान, पहले आप बताइए कि आपकी क्या राय है। रणबीर, अरे नहीं, पहले तुम्ही को अपनी राय देनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ की हर एक बातों से अनजान हूँ। नौजवान, मान लीजिए कि यहाँ पर आप हर तरह से अनजान हैं, मगर ये कहिए कि अगर हम लोग आपको ना मिलते तो आप क्या करते। रणबीर, अगर तुम लोग ना मिलते तो मुझे बहुत कुछ सोचना और गौर करना पड़ता, क्योंकि मैंने कई दिन की जल्दी की थी। बुढ़िया,
तो क्या 2-4 दिन में यहाँ आपका कोई मददगार आने वाला है? और क्या वह भी आप ही की तरह से आएगा? रणबीर, भाई ये मैं नहीं कह सकता कि कौन और किस तरह आएगा, मगर बाबा जी ने इतना कहा था कि तुम्हारे पास फलाने दिन मदद पहुंच जाएगी। मगर यकाएक इनकी आवाज पाकर मैं कैद खाने में चला गया और वहां तुम्हारे सरदार के पहुंच जाने से भी उसे मानना पड़ा। बुढ़िया, मैं भी यही सोची हुई थी कि आपको मुझसे मदद लेने की जरूरत पड़ेगी और आपका काम 2-1 रोज के बाद होगा। यही बात मैंने अपने लड़के से भी कही थी। नौजवान, मुझे भी जब माँ ने ये बताया कि आप फलाने हैं तो मैं हर एक बातों से होशियार हो गया। और आज जब मैंने देखा कि सरदार को आप पर शक हुआ है और वह इस तरह से कैद खाने में जा रहा है, तो हम दोनों भी छिपकर उसके पीछे पीछे चले गए और वहां उसकी अनूठी मौत देखने में आई। रणबीर, रणबीर, मैंने ये प्रण कर लिया था कि यहाँ जितने कैदी हैं सभी को छुड़ाऊंगा, मगर अब एक तरदुद सा मालूम होता है। बुढ़िया, मगर सरदार का मरना 2 दिन तक छिपा रहे तो सब कुछ हो सकता है, मगर जिस समय आपके पिता इनको मामूली समय पर खाना देने के लिए वे आदमी जो नित्य जाया करता है जाएगा तो सब बातें खुल जाएंगी और सरदार के नौकर तथा साथी सब आफत मचा डालेंगे। नौजवान, ये हो सकता है कि 2 दिन तक खाना पहुंचाने की जिम्मा मैं ले लूं और किसी को कैद खाने में जाने ना दूं। बुढ़िया, हाँ तो बेहतर है कि यही किया जाए और लोगों को इस बात की खबर कर दी जाए कि गुरुजी महाराज ने सरदार को किसी गुप्त कार्य के लिए कहीं भेजा है और इधर इन्हें यानी आपके पिता को 2 दिन तक कहीं छिपा कर रखा जाए। ऐसी अवस्था में 2 दिन में कोई खराबी नहीं हो सकती। रणबीर, बात तो बहुत अच्छी है, मगर 2 दिन तक रुके रहना बड़ा कठिन जान पड़ता है। यहाँ से इसी समय चल देना ही ठीक होगा। नौजवान, मगर कैसे जा सकेंगे? ये तो आप जानते ही हैं कि रास्ता बहुत खराब है और पथरीला है और पीछा करने वाले हम लोगों को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। रणबीर, हाँ ये तो मैं जानता हूँ, मगर मैंने इसके लिए भी एक तरकीब सोची है। नौजवान, वह क्या? रणबीर, अच्छा पहले ये तो बताओ कि रात कितनी बाकी होगी? नौजवान, रात अभी पहर भर से भी ज्यादा बाकी है। रणबीर, तब तो जो कुछ मैंने सोचा है वह बखूबी हो जाएगा। अच्छा ये कहो कि तुम अपने सरदार की कोठरी में जाकर उसके पहनने के कपड़े जिसे वह सफर में जाते समय पहनता हो ला सकते हो? नौजवान, हाँ मैं ला सकता हूँ, मगर फिर? अच्छा अच्छा मैं समझ गया। वह कपड़ा आप इनको पहनाएंगे और यहाँ से निकल ले चलेंगे, ठीक तो है? ऐसा करने से हम लोग सभी के देखते ही देखते यहाँ से निकल चलेंगे और कोई आदमी पीछा भी नहीं करेगा। हाँ हाँ, उस समय हम लोगों का हाल यहाँ वालों को जरूर मालूम हो जाएगा जब कैदी को भोजन देने के लिए कोई आदमी तय खाने में जाएगा। रणबीर, अरे तब तक तो हम लोग बड़ी दूर निकल जाएंगे। और हाँ, एक काम चलते चलते तुम और करना। नौजवान, वह क्या? चलते समय यहाँ के किसी ऐसे आदमी को जो तुम्हारे बाद बाकी नालायकों पर हुकूमत कर सकता हो कह देना कि तुमको और तुम्हारी माँ को भी सरदार साहब और गुरु महाराज किसी काम के वास्ते कहीं ले जा रहे हैं, और हुक्म देना कि कल तक कोई आदमी फलाने कैदी को दाना पानी ना दे। नौजवान, बात तो ठीक है, और ऐसा करने से हम लोग बेफिक्री के साथ चले जाएंगे। अगर कोई कमबख्त हम लोगों को पीछा करे ही तो क्या होगा? भाई केवल यहाँ से 5 कोस अर्थात सरहद के बाहर हो जाना चाहिए, फिर 20-25 आदमी भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। आपकी बहादुरी को मैं अच्छी तरह जान गया हूँ और मैं भी आपकी ताबेदारी करने लायक हूँ। रणबीर, खैर तो तुम अब जाओ और जो कुछ मैंने कहा है उसे जल्दी करो, जिसमें आधे घंटे से ज्यादा देर ना होने पाए और हम लोग अंधेरा रहते यहाँ से निकल चले। नौजवान, बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूँ, आप लोग इसी जगह खड़े रहिए। आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी, बयान 30वां। बेचारी कुसुम कुमारी ने रणबीर सिंह का पता लगाने के लिए बहुत ही उद्योग किया, परंतु सब व्यर्थ हुआ। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, सप्ताह 2 सप्ताह के बाद महीने दिन की गिनती भी कुसुम ने अपनी नाजुक उंगलियों पर पूरी की, मगर रणबीर सिंह का कुछ हाल मालूम नहीं हुआ। बेचारी कुसुम मुरझा गई। उसे कोई चीज, कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, और जिस पर भी आशा ने जान बचाने के लिए दूसरे तीसरे कुछ थोड़ा सा अन्न खा लेती और तमाम रात आंखों में बिताकर ईश्वर से रणबीर को कुशल पूर्वक रखने की प्रार्थना किया करती थी। वीरसेन को भी रणबीर से बड़ी मोहब्बत हो गई।
थी, अतएव उसने भी रणबीर का पता लगाने के लिए कोई बात उठा नहीं रखी और उतना ही उद्योग किया जितना एक पड़ले सिरे का उद्योगी मनुष्य कर सकते हैं, परंतु परिणाम कुछ भी नहीं हुआ। आज जिस दिन का हम जिक्र कर रहे हैं वह शुक्ल पक्ष की द्वितीया का दिन है। संध्या होने के पहले ही कुसुम कुमारी अपनी अटारी पर चढ़ गई और आश्चर्य नहीं कि आज चंद्रमा का दर्शन पृथ्वी के मनुष्यों में सबसे पहले उसी ने किया हो। यद्यपि अब चंद्रदेव को निकले बहुत देर हो गई, परंतु कुसुम ने अभी तक उनकी तरफ से आंखें नहीं फेरी। क्यों? क्या रणबीर से मिलने की आशा में चंद्रमा से टपकते हुए अमृत को नेत्रों द्वारा पान करके कुसुम कुमारी अमर होना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो कलिकाल में प्राण रक्षा का सबसे बड़ा सहारा अन्न कुसुम कुमारी के जी से न उतर जाता। तो क्या कुसुम कुमारी अपने कलेजे के दाग का चंद्रमा के दाग से मिलान कर रही है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि इसका आनंद बिना पूर्ण चंद्रोदय के नहीं मिल सकता। तो क्या चंद्रदेव से अपने टेढ़े नसीब को सीधा करने के लिए प्रार्थना कर रही है? नहीं नहीं नहीं, चंद्रदेव तो आज स्वयं ही भंग हो रहे हैं। उनसे ऐसी आशा बुद्धिमान कुसुम कुमारी को नहीं हो सकती। अच्छा, कदाचित कुसुम कुमारी इसलिए चंद्रमा को बड़ी देर से देख रही है कि आज द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन आवश्यक होने के कारण रणबीर की आंखें भी चंद्रदेव की ही तरफ लगी हुई होंगी, और नहीं तो इसी बहाने चार आंखें तो हो जाएंगी। ठीक है, ये बात ध्यान में आ सकती है। भाई आश्चर्य नहीं कि अभी तक चंद्रदेव की तरफ इसी लालच से कुसुम कुमारी देख रही हूं। यद्यपि चंद्र दर्शन से उसकी तृप्ति नहीं होती और कदाचित उसका इरादा बहुत देर तक वहां ठहरने का था, परंतु एक लौंडी ने अचानक वहां पहुंचकर ऐसी खबर सुनाई जिससे वे चौंक कर लौंडी की तरफ देखने लगी और बोली, क्या कहा तूने? लौंडी, जी रणबीर सिंह के पिता नारायण दत्त की सवारी शहर के पास आ पहुंची है। कुसुम, शहर के पास? लौंडी, जी हाँ, अब 2 कोस से ज्यादा दूर नहीं होगी। कुसुम, क्या जासूस ये खबर लेकर आया है? लौंडी, जी नहीं, उन्होंने स्वयं अपना आदमी खबर करने के लिए भेजा है। कुसुम, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, मैं नीचे चलती हूँ और तू दौड़ी हुई जा और वीरसेन को मेरे पास बुला ला। बहुत अच्छा, कहकर लौंडी वहां से चली गई और कुसुम कुमारी भी नीचे उतरकर अपने कमरे में आ बैठी। थोड़ी देर में वीरसेन भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखते ही कुसुम ने कहा, सुनती हो कि महाराज की सवारी शहर के पास आ पहुंची है? वीरसेन, जी हाँ, ये खबर लेकर उनका खास मुसाहब यहाँ आया है, मगर हमारे जासूस ने और भी एक खुशखबरी सुनाई है। कुसुम, वह क्या? अरे वह कहता है कि 2-3 दिन के अंदर ही रणबीर सिंह भी यहाँ आने वाले हैं। कुसुम, क्या? इसका पता उसे कैसे लगा? वीरसेन, अरे नारायण दत्त जी के लश्कर में जब वह गया था तो उन्हीं लोगों में से कई आदमियों को रणबीर सिंह के विषय में तरह तरह की बातें करते सुना था, जिसका नतीजा उसने ये निकाला कि रणबीर सिंह भी शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। कुसुम, ईश्वर करे कि जासूस का ख्याल ठीक निकले, परंतु रंग बिरंग की गप्पे सुनकर सच्ची बात का पता लगा लेना बहुत कठिन है। हाँ, यदि मैं उन बातों को पूरा सुनूं जो जासूस ने सुनी है तो मालूम हो कि जासूस ने अपने मतलब का नतीजा कैसे निकाला। वीरसेन, भाई यूं तो जासूस ने बहुत सी बातें सुनी थी, परंतु एक बात जो उसने सुनी है वे ये, यदि सच है तो मैं भी कह सकता हूँ कि रणबीर सिंह शीघ्र ही आने वाले हैं। कुसुम, वह क्या? वीरसेन, अरे जासूस के सामने ही एक जमींदार ने फौजी अफसर से पूछा था कि महाराज नारायण दत्त जी तेजगढ़ क्यों जा रहे हैं, तो इसके जवाब में अफसर ने कहा कि वहां उन्हें अपने लड़के रणबीर सिंह के पाने की आशा है। बस यही बात जासूस ने सुनी थी। कुसुम, अगर यही बात है तो तुम्हें बहुत जल्द इसका सच्चा पता लग जाएगा, क्योंकि महाराज की अगवानी के लिए तुमको और दीवान साहब को इसी समय जाना होगा। वीरसेन, हाँ जी हाँ, दीवान साहब महाराज की खातिरदारी का इंतजाम कर रहे हैं और मैं भी उसी बंदोबस्त में लगा हूँ। आधी घड़ी के अंदर ही हम लोग चले जाएंगे। कुसुम, शाबाश, देखो मैं तुम्हें भाई के बराबर समझती हूँ और तुम पर बहुत भरोसा रखती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं आजकल अपने होश आवाश में नहीं हूँ, बस जो कुछ मुनासिब समझो करो, ऐसा ना हो कि किसी बात में कमी हो जाए और शर्मिंदगी उठानी पड़े। वीरसेन, अरे नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आप बेफिक्र रहें,
किसी तरह की बदनामी नहीं होने पाएगी। अच्छा, तो अब मुझे आ जाने की आज्ञा मिले, क्योंकि अभी बहुत काम करना पड़ा है। कुसुम: अच्छा, जाओ। आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी, बयान 31वां। अब हम अपने पाठकों और श्रोताओं को राजा नारायण दत्त के लश्कर में ले चलते हैं। कुसुम कुमारी की राजधानी तेजगढ़ से लगभग 2 कोस की दूरी पर राजा नारायण दत्त का लश्कर उतरा हुआ है। लश्कर में 1200 आदमियों से ज्यादा की भीड़भाड़ नहीं है और कोई बहुत बड़ा या शानदार खेमा व शामियाना भी दिखाई नहीं देता। छोटी छोटी मामूली रवाटियों में अफसरों, सरदारों तथा गल्ला इत्यादि बांटने वालों का डेरा पड़ा हुआ है और उसी तरह के एक रावटी में राजा नारायण दत्त का भी आसन लगा हुआ है। और रावटियों में राजा साहब की रावटी से यदि कुछ भेद है तो इतना ही कि राजा साहब की रावटी आसमानी रंग की है और बाकी सब रावटियां सफेद कपड़े की हैं। पहर भर से कुछ ज्यादा रात बीत जाने पर जिस समय कुसुम कुमारी के दीवान और बीरसेन वहां पहुंचे और आज्ञा अनुसार राजा साहब के पास हाजिर किए गए, उस समय उन्होंने देखा कि राजा साहब एक चटाई पर साधु रूप से बैठे हुए हैं। सिर के बाल संवारे न जाने के कारण बिखरे हुए हैं। ललाट में भस्म का त्रिपुंड और बीच में सिंदूर की बिंदी लगी हुई है। बदन में गेरुए रंग के रेशमी कपड़े का एक चोगा है जिससे तमाम बदन ढका हुआ है। खुशबूदार जल और इत्र से शरीर की सेवा न होने पर भी प्रताप और तपोबल उनके सुंदर तथा सुडोल चेहरे से झलक रहा है और बड़ी बड़ी आंखें ग्रंथ की तरह झुकी हुई हैं जो लकड़ी की छोटी सी चौकी पर उनके सामने रखा हुआ है और जिसके बगल में घी का बड़ा सा चिराग जल रहा है। वही श्रोताओं और पाठकों को आश्चर्य होगा कि नारायण दत्त राजा होने पर भी साधुओं की तरह क्यों रहते हैं और ऐसी अवस्था में राजकाज कैसे देखते होंगे। इसके जवाब में यदि हम राजा साहब का असल हाल नहीं कहें तो भी इतना कहना आवश्यक है कि राजा नारायण दत्त जब बिहार की गद्दी पर बैठे थे तब से साल भर तक तो उसी ढंग और टीमटाम के साथ रहे जिस तरह राजा लोग रहते हैं, मगर उसके बाद उन्होंने अपना ढंग और रहन सहन तथा खान पान आदि बिल्कुल बदल दिया। सादा अन्न अपने हाथ से बनाकर खाना, सादा कपड़ा पहनना, जमीन पर सोना और दरबार का समय छोड़ दिन रात ग्रंथ देखने और ईश्वर आराधना में बिताना उनका काम था। वे शरीर सुख या मनोविलास के लिए काम नहीं करते और प्रजा के हित साधन का ध्यान बहुत रखते थे और प्रजा भी उन्हें ईश्वर के तुल्य समझती थी। सतोगुण स्वभाव और आचरण रहने पर भी जब वे दरबार में बैठते थे तो दुष्टों को दंड की आज्ञा दिए बिना नहीं रहते थे। उनकी पत्नी नहीं थी और ना कोई भाई बंद था। हाँ, रणबीर सिंह को लड़के से बढ़कर मानते और बड़ा स्नेह रखते थे। इस बात का ध्यान तो बहुत ही रखते थे कि राज्य की आमदनी राज्य और प्रजा ही के हित में लगे। राजा नारायण दत्त में केवल इतनी ही बात नहीं थी बल्कि एक दो बातें और भी थी। वे इस बात को भी अच्छी तरह समझते थे कि हमारे ऐसा राजा औरों के लिए चाहे सुखदायी क्यों ना हो परंतु व्यापारियों के लिए दुखदायी होता है। उससे व्यापार की कच्ची दीवार को धक्का लगता है और ऐसा होने से देश में व्यापार की उन्नति नहीं होती। इसलिए वे इनाम बहुत बांटते थे और इनाम में नकद रुपए ना देकर अच्छे अच्छे गहने, जेवर, कपड़े, बर्तन इत्यादि बांटा करते थे और इसी सबब से उनके मुसाहब नौकर, कारगुजार और अन्य लोग भी उन्हें खुश करने की चेष्टा करते थे और प्रजा को किसी बात की कमी नहीं रहती थी और ना किसी तरह का कष्ट होता था। राजा नारायण दत्त का हाल जो हम ऊपर सुनाए हैं और लिखाए हैं, दीवान को बीरसेन, कुसुम कुमारी और उसकी रियाया को अच्छी तरह मालूम था क्योंकि राजा साहब दूर रहने पर भी कुसुम कुमारी के हालचाल की खबर रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर कुसुम कुमारी भी उनसे मदद और राय लिया करती थी। जब दीवान साहब और बीरसेन राजा साहब के सामने पहुंचे तो दोनों ने प्रणाम किया। राजा साहब ने उन्हें अपने सामने चटाई पर बैठने की आज्ञा दी और प्रसन्नता के साथ बातचीत करने लगे। राजा ने कहा, कहो, तुम लोग अच्छे तो हो? दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज के आशीर्वाद से सब कुशल है। राजा, कुसुम कुमारी और उसकी प्रजा प्रसन्न तो है? दोनों,
रानी कुसुम कुमारी महाराज का आगमन सुनकर बहुत प्रसन्न है और उनकी प्रजा भी दिन रात महाराज का मंगल मनाया करती है। वीरसेन, महाराज ने अपने आने की कोई सूचना नहीं दी थी, इसलिए हम लोग इससे पहले सेवा में उपस्थित नहीं हो सके, माफी चाहेंगे। राजा, अरे ये तो हमारा घर है, घर में आने की सूचना कैसी? जब आवश्यकता हुई आ गए और जब समय आया चले गए। दीवान, हम लोगों को इस बात की बड़ी लज्जा है कि आपका अमूल्य रत्न रणबीर सिंह हमारे यहाँ से खो गया और हम लोग महाराज के आगे मुंह दिखाने योग्य नहीं रहे। यद्यपि अभी तक खोज ही रही हैं, परंतु पता नहीं लगा। राजा, उसके लिए खेद करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे खबर मिल चुकी है कि वे प्रारब्ध और उद्योग का आनंद लेने लगा है और अब शीघ्र ही हम लोगों से मिलने वाला है। वीरसेन, कब तक उनके दर्शन होंगे? राजा, जहां तक मैं समझता हूं आजकल के बीच ही में हम लोग एकाएक उसी कमरे में अंदर देखेंगे जिसमें उसके तथा कुसुम कुमारी के संबंध की तस्वीरें लिखी हुई हैं, और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है। इसी 2 दिन में कई छिपे हुए वेद भी खुलने वाले हैं और बिहार तथा तेजगढ़ दोनों राजधानियों की काया पलट होने वाली है। प्रारब्ध और उद्योग दोनों एक से एक बढ़ के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वीरसेन और दीवान साहब ने आश्चर्य के साथ राजा साहब की बातें सुनी। उद्योग तथा प्रारब्ध के खटके ने उनके दिल में भी जगह पकड़ ली। वे दोनों सिर नीचा करके सोचने लगे कि इस विषय में राजा साहब से और कुछ पूछना उचित होगा या नहीं। राजा, क्यों सुमेर सिंह, तुम्हें कुछ पिछली बातें याद हैं? दीवान, बहुत अच्छी तरह से, वे बातें इस योग्य नहीं कि भूल जाऊं। राजा, अच्छा, जो कुछ भोला भटका हो उसे भी याद कर लो, क्योंकि कल तुम लोग एक अनूठा और आश्चर्यजनक तमाशा देखने वाले हो। दीवान, सो क्या महाराज? राजा, अरे सो सब कल ही मालूम होगा, जब मैं उस चित्र वाले कमरे में बैठा हूँगा जिसमें कुसुम और रणबीर के संबंध की तस्वीरें लिखी हुई हैं। दीवान, तो अब महाराज को यहाँ से प्रस्थान करने में क्या विलंब है? राजा, कुछ नहीं, मैं वहां चलने के लिए तैयार बैठा हूं और इसीलिए कुसुम के पास कहला भेजा था। कोई है? इतना सुनते ही एक चौबदार रावटी के अंदर घुस आया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। राजा, मैं इसी समय तेजगढ़ जाने वाला हूँ, लश्कर से सिवाय तुम्हारे और कोई आदमी मेरे साथ नहीं जाएगा। चौबदार, जो आज्ञा। इतना कहकर चौबदार चला गया और थोड़ी देर में फिर हाजिर होकर बोला, सवारी तैयार है जी। राजा, दीवान साहब, आप दोनों आदमी अकेले आए हैं या कोई साथ आया है? दीवान, जी हम दोनों के साथ तो केवल 2 सवार आए हैं, परंतु तेजगढ़ के बहुत से आदमी महाराज के दर्शन की अभिलाषा से हम लोगों के पीछे पीछे आए हैं और चले आ रहे हैं। इतना सुनकर राजा साहब कुछ सोचने लगे और कुछ देर बाद सिर उठाकर चौबदार की तरफ देखा। चौबदार, बहुत से आदमी महाराज के दर्शन की अभिलाषा से आए हुए हैं और चले ही आ रहे हैं। छोटे दर्जे के आदमी दही दूध अन्य इत्यादि लेकर आ रहे हैं। राजा, हमने तुमसे पहले ही कह दिया था। चौबदार, जी महाराज, इस बात का प्रबंध पूरा पूरा किया गया है। राजा, तब कोई चिंता नहीं। अच्छा, गोपी कृष्ण से कह दो कि सभी को जो तेजगढ़ से आए हैं इनाम बांट दे और सूचना दे दें कि हम कल तुम लोगों को तेजगढ़ में ही दिखेंगे। इतना सुनते ही आधी घड़ी के लिए चौबदार बाहर चला गया। जब लौट आया तो महाराज उठ खड़े हुए और वीरसेन तथा दीवान साहब को साथ लिए हुए रावटे के बाहर निकले, जहां कसे कसाए 3 घोड़े नजर पड़े थे और मशालों की रोशनी भी बखूबी हो रही थी। वीरसेन और दीवान साहब ने देखा कि उनके घोड़े जिन्हें वे लश्कर के छोर पर छोड़ाए थे उसी जगह खड़े हैं और उनके पास महाराज का घोड़ा खड़ा है। महाराज घोड़े पर सवार हो गए और उनकी आज्ञा पा वीरसेन तथा दीवान साहब भी घोड़े पर सवार हुए और महाराज के पीछे पीछे तेजगढ़ की तरफ चल निकले। वीरसेन को इस बात से बड़ा ही आश्चर्य था, इतने बड़े राजा होकर हम लोगों के साथ रात के समय अकेले तेजगढ़ की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पीछे से 3 घोड़ों की टापों की आवाज आई। बात की बात में मालूम हो गया कि साथ जाने वाला महाराज का चौबदार और दीवान साहब के दोनों सवार आ पहुंचे हैं।